कैथेटराइजेशन रेडियो पे कैथेटर होता है जो कि पेरिफेरल वेन में इंसर्ट करते हैं। फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल होता है। पेरिफेरल वेन फेमरल वेन हो गई जैसे, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर दिया तो वहाँ से राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, पल्मोनरी ट्रंक और उसकी आर्टरीज़ में आ गया, पल्मोनरी आर्टरीज़ में। अब इंट्राकार्डिक प्रेशर जो होता है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ब्लड सैंपल को लेना है वो ले सकते हैं। इससे हम रेडियो पे कंट्रास्ट मटीरियल अगर हमने इंजेक्ट किया हुआ है तो हम उससे जो है ना सारा जो जिस तरह हम तो फिर हम देख सकते हैं वो कहाँ का फ़्लो कर रहा है, मतलब एक्सरे फिल्म्स में देख सकते हैं। इसके अलावा कार्डिक अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उससे हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि फ़्लो जो फ़्लो कर रहा है रियल टाइम में वो कहाँ फ़्लो कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर उसके मतलब ब्लड सर्कुलेशन किस तरह हो रही है उससे फंक्शनिंग पता लग जाती है, और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं तो वो पता लग जाते हैं। सेप्टल डिफेक्ट्स जो होते हैं उसमें आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट में फोरामेन ओवेल का इनकम्प्लीट क्लोजर होता है। अगर तो स्मॉल ओपनिंग रह गई है तो कोई हीमोडायनेमिक अबनॉर्मलिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन लार्ज ओपनिंग रह गई है तो फिर हीमोडायनेमिक अबनॉर्मलिटीज़ होंगी। बेसिकली एक लेफ़्ट टू राइट शंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाते हैं। जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसका एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो कि सेपरेटली डेवलप होता है बाकी सारे मस्कुलर पार्ट से। तो ये वाला पार्ट जो होता है ज़्यादा रिस्क पर होता है कि इसके अंदर सेप्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। हर किस्म के जो कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं इसमें से जो नंबर 1 कार्डिक डिफेक्ट है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके अंदर भी जो शंट क्रिएट हो रहा होता है वो लेफ़्ट टू राइट शंट ही होता है, और उसमें से फिर वो जो शंट होता है डिफेक्ट जो क्रिएट हो गया है वहाँ पर से ब्लड फ्लो करना शुरू कर जाएगा। इसकी वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ या हाइपरटेंशन या बीपी वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कार्डिक फेलियर हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि स्पॉन्टेनियसली चाइल्डहुड के अंदर ये जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट था ये खुद ही इनक्लोज हो जाए। उसके बाद परकशन ऑफ द हार्ट आ जाता है। ये बेसिकली डेंसिटी और साइज़ ऑफ हार्ट को देखने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास क्लासिकल परकशन टेक्निक होती है जिसके अंदर चेस्ट को हम वाइब्रेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिंगर्स के साथ चेस्ट को टैप करते हैं, और हम साउंड का जो डिफरेंस होता है, साउंड वेव कंडक्शन के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको लिसन कर रहे होते हैं। अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, इधर इट्स मतलब रेजोनेंस में क्या चेंजेस हैं और वो कितनी डल है। ये जो परफॉर्मेंस होती है ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हो रही होती है, फ्रॉम द लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन से लेके राइट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक। ऑलमोस्ट जो है 6 सेंटीमीटर लेटरल होता है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर से, जहाँ पर ये हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है CVA जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, बेसिकली सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। इसमें थ्रोम्बस या क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं लेफ़्ट एट्रियम में डिफरेंट हार्ट डिजीज़ के अंदर। और अब जो है ये जो थ्रोम्बस बना है ये डिटैच भी हो सकता है और ये टुकड़ों में भी टूट सकता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ सकता है और किसी भी पेरिफेरल आर्टरी की ऑक्लूजन करा सकता है। और अगर उस आर्टरी करा दे जो आर्टरी ब्रेन को सप्लाई कर रही थी तो हमारे पास स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से कॉग्निटिव एबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, मोटर फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, और क्योंकि ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो इस्कीमिक हो रहा है, और VN भी इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिस फॉर नेमिंग कस्प्स एंड साइनसेस ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। ये जो होता है ना, हम बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इनकी नेमिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास जो ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है उसके 4 कस्प्स होते हैं, 3 कस्प्स आयोटिक होते हैं और 3 कस्प्स जो होते हैं वो पल्मोनरी होती हैं। 2 वेसल्स होती हैं, कॉमन ट्रंक होता है दोनों वेंट्रिकल्स के लिए अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें। पहले हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसस था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 4 कस्प्स होते हैं। उसके बाद वो 2 वेसल्स बनाता है, एक वेसल पल्मोनरी है, एक आयोटिक है, और उन दोनों के अंदर 3-3 कस्प्स होते हैं। पल्मोनरी जो वाल्व होता है उसके अंदर राइट लेफ्ट और इंटीरियर कस्प प्रेजेंट होते हैं। जो आयोटिक वाल्व होता है उसके अंदर राइट लेफ्ट और पोस्टीरियर होते हैं। जो आयोटिक साइनसेस होते हैं उसके अंदर राइट लेफ्ट पोस्टीरियर होते हैं। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर राइट आयोटिक साइनस प्रेजेंट होता है। इस मुनासबत से दिए हुए हैं कि किस तरह से वो बन रही होती हैं। जैसे जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो राइट आयोटिक साइनस से, और जो आयोटिक वाल्व का राइट कस्प होता है उसके सुपीरियर वाले पार्ट से बन रही होती है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का भी सिमिलर रिलेशन होता है विद द लेफ्ट कस्प एंड साइनस। पोस्टीरियर कस्प और साइनस जो होते हैं उससे हमारे पास कोई कोरोनरी आर्टरी नहीं बन रही थी बेसिकली, इसीलिए उसे हम नॉन कोरोनरी कस्प या नॉन कोरोनरी साइनस कह रहे होते हैं। उसके बाद वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ आ जाते हैं जिसके अंदर रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस आ जाता है। स्टेनोसिस होता है कि वॉल्व की ओपनिंग के अंदर फेलियर है, और रिगर्जिटेशन इंसफिशेंसी हो जाती है। का मतलब ये होता है कि वॉल्व के क्लोजर में कोई मसला आ रहा है। स्टेनोसिस के कॉज की बात करें तो कंजेनिटली एक्वायर्ड हो सकते हैं स्टेनोसिस, और रिगर्जिटेशन की बात करें तो यानी उसमें कोई भी स्कार है, नोड्यूल है या कंट्रैक्शन हो रही है कस्प्स की, तो एजेस जो होते हैं वो हमारे पास मीट नहीं करते, लाइंड नहीं होते, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है,
जिसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, टर्बुलेंस प्रोड्यूस होते हैं, मर्मर्स और थ्रल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास जो हार्ट के जो वेसल्स वगैरह हैं उसके अंदर सेकेंडरी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। चेंजेस आ रहे होते हैं बेसिकली प्रॉक्सिमली भी आ रहे होते हैं वॉल्व के, और डिस्टली भी वॉल्व के चेंजेस आ रहे होते हैं। और वे जो वेल्वुलर डिसऑर्डर्स होते हैं कंजेनिटल भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। और अगर हम इनसफिशिएंसी के कॉज की बात करें, कोई भी पैथोलॉजी हो वॉल्व की या उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी, तो उसकी वजह से इंसफिशिएंसी कॉज हो सकती है। अब ये जो होती है इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट में जैसे हमारे पास सडन रप्चर हो गया कॉर्ड का, तो उसकी वजह से एक्यूट हो जाएगा। और अगर क्रॉनिक की बात करें तो फॉर एग्जांपल स्कारिंग हो रही है या रिट्रैक्शन हो रही है तो स्टेनोसिस हो जाएगी। स्टेनोसिस जो होती है वो हमारे पास ज़्यादातर क्रॉनिक होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वैल्वोप्लास्टी है हमारे पास, इसके अलावा प्रोस्थेटिक वॉल्स या ज़ीनोग्राफ्ट हम लगा देते हैं। उसके बाद आ जाता है मिट्रल वॉल्व की इंसफिशिएंसी। ये जो दोनों लेफलेट्स हैं वो एनलार्ज हो जाएं, रिडंडेंट हो जाएं, फ्लॉपी हो जाएं, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो मिट्रल वॉल्व है वो प्रोलैप्स कर गया, यानी जो फ्लैप्स होंगे या लीफलेट्स होंगे वो बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्यूरिंग द सिस्टोली। और इसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, रिगर्जिटेशन होगी, मर्मर्स प्रोड्यूस होंगी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी कब होगी, अगर तो चेस्ट पेन और फटीग वगैरह हो रही है तो इसका मतलब है कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है एंड इट नीड्स अ ट्रीटमेंट बेसिकली। और ये यंग फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस की अगर बात करें तो उसमें कस्प्स जो होते हैं वो फ्यूज़ कर गए होते हैं, वॉल्व के जो कस्प्स होते हैं, और वो एक डोम बना देते हैं जिसकी अब ओपनिंग सेंट्रल नैरो ओपनिंग बच जाती है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस को हम इन्फंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस भी कहते हैं। अगर तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कोनस आर्टेरियोसिस की वजह से ये हो रहा है। इसके इफेक्ट में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और राइट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर आ जाता है पल्मोनरी वॉल के इनकम्पिटेंस। लेमिनर वॉल्स होते हैं उसके जो फ्री मार्जिन होते हैं वो थिकन हो जाएं या इनफ्लेक्सिबल हो जाएं या वो डैमेज हो गए किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो वॉल्व कम्प्लीटली क्लोज नहीं होंगे। इनकम्पिटेंट पल्मोनरी वॉल्व के केस में क्या होता है कि हमारे पास ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर से राइट वेंट्रिकल के अंदर डायस्टली के अंदर मतलब बैक रश करता है, उसके अंदर फ्लो कर जाता है। और इसके केस में भी यही होता है कि हमारे पास मर्मर्स प्रोड्यूस होती हैं, और मर्मर्स हम स्टेथ लगा के सुन सकते हैं प्रोड्यूस हो रही होती हैं कि हमारे पास जो पल्मोनरी वॉल्व के कस्प्स हैं वो डैमेज्ड हैं। उसके बाद एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस आ जाता है। इसके कॉज की बात करें तो हमारे पास जो न्यूमेटिक फीवर आता है उसमें हो जाता है, कैल्सिफिकेशन में हो रहा है, और इसके इफेक्ट में ये होता है कि वर्कलोड हार्ट पर बढ़ रहा है और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है। उसके बाद एओर्टिक वॉल्व इंसफिशिएंसी आ जाता है, मतलब कोई भी रिगर्जिटेशन है तो उसकी वजह से एओर्टिक वॉल्व की इंसफिशिएंसी हो जाएगी, और एओर्टिक वॉल्व की इंसफिशिएंसी की वजह से मर्मर्स प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास जो पल्स आएगी वो कोलैप्सिंग पल्स होगी। उसके बाद आ जाती है अल्ट्रासोनिक कार्डियोग्राफी, जिस यहाँ इकोकार्डियोग्राफी। हम पोजीशन और मोशन ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इको वी गेट फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड। और इसका यूज़ ये होता है कि हम थोड़ी सी भी जो होती है ना फ्लूइड अगर इफ्यूज़ किया हुआ है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुई है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है डोपलर इकोकार्डियोग्राफी। जो फ्लो ऑफ ब्लड बाय हार्ट है उसको देख रहे होते हैं, ग्रेट वेसल से जो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा होता है उसको देख रहे होते हैं, और इसके केस में सेप्टल डिफेक्ट, रिगर्जिटेशन या हमारे पास जो वेल्वुलर स्टेनोसिस होता है इन सब को डायग्नोज कर रहे होते हैं इसके थ्रू। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी आ जाती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है, हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना वो कोरोनरी एंजियोग्राम के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं। कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं फेमरल आर्टरी में इनगुइनल रीजन में, और वहाँ से सेंडिंग यूटा के अंदर जाता है। कैथेटर की जो टिप होती है वो कोरोनरी आर्टरी की ओपनिंग रीजन में हम प्लेस कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो रेडियो अपेक मटेरियल होता है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं। जब जो अल्ट्रासोनोग्राफी जब करते हैं तो हमें जो ल्यूमन होता है आर्टरी का वो सारा नज़र आ रहा होता है, और हमें ब्रांचेस नज़र आ रही होती हैं ताकि हम मतलब हम देख सकते हैं कि इधर स्टेनोसिस इज प्रेजेंट और नॉट। उसके बाद आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ CAD। इसका कॉज क्या होता है कि मायोकार्डियल टिश्यू को कोई भी ब्लड सप्लाई मतलब कम गई है तो इसकी वजह से CAD हो जाएगा, और इसका इफेक्ट होता है डेथ, MI। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस थी, कोई भी एम्बोलस था, उसने किसी भी आर्टरी को क्लियन कर दी, इन्फाक्ट प्रोड्यूस हो गया, नेक्रोसिस हो गई, MI हो गया, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो गई, MI हो गया। कॉमन साइट्स जो होती हैं MI की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाता है हमारे पास कि इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द
लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी 40 to 50% यहाँ पर हो रहा होता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी 30 to 40% इधर हो रहा होता है। फिर तीसरा आ जाता है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 15 to 20% इधर हो रहा होता है।